हेलो बच्चों, मेरा नाम परीक्षित कुमार दुबे है और सैवी एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए एक बार स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस का नाम देंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, किस चीज़ को मैं लिविंग बोलूँगा और किसको नॉन लिविंग बोलूँगा, क्या फ़र्क उनके बीच होता है। ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैंने रखा है, उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन डाल रखा है। आप यहाँ देख सकते हो कि एक डॉग है जो सड़क पर भाग रहा है और उसका जो ओनर है, मालिक है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काऊ है जो कुछ चबा रही है। ठीक है, च्युइंग कर रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका स्पाइडरमैन है जो चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है किसी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख करके आपके मन में ये चीज़ जा रही होगी कि अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें तो मूव कर रही हैं, मतलब सब के सब लिविंग है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। दैट्स वाई आप सिंपली बोल सकते हो कि ये सब की सब क्या है, सब के सब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो क्या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे देख सकते हो ये पेन है। ठीक है, अब ये नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने आप मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, नॉन लिविंग चीज़ें भी मूव करती है, जैसे ट्रेन है, बस है, ये भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो मूवमेंट एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट और भी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, और इन कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, तो फिलहाल आपके सिलेबस में जो चीज़ थी वो थी मूवमेंट। मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया, दैट्स वाई मैंने मूवमेंट के बारे में आपको बताया। तो मूवमेंट को देख करके आप बता सकते हो कि ये सारे लिविंग हैं। अच्छा, एक सवाल और हमारे दिमाग में आ सकता है, क्या? तो वो सवाल है कि अगर मान लीजिए ये जो डॉग है, ये जो इंसान है, या काऊ, या फिर से ये इंसान, अगर ये लोग जगे नहीं होते, सो रहे होते, तो क्या सोते वक्त भी ये मूव करते? तो जवाब क्या होगा इसका? तो इसका जवाब होगा नहीं, सोते वक्त तो ये सो रहे होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। तो क्या उस वक्त हम इनको लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त भी इनकी बॉडी में थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होती है ना। अब अगर कोई इंसान सो रहा है तो उसका चेस्ट अप डाउन हो रहा होगा। ठीक है, डॉग ही मान लो सो रहा है, गाय सो रही है, तो उसके बॉडी में थोड़ी बहुत मूवमेंट, सोते वक्त सांस लेने की मूवमेंट तो होगी, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होता ही होगा, बिल्कुल, है ना। तो मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े स्केल पर होगा, छोटा सा मूवमेंट होगा। जैसे मान लो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूँ, शाहरुख खान की तरह, ठीक है, तो मैं अगर अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी मूवमेंट ही हुआ। ठीक है, तो मूवमेंट क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर अगर मैं अपना मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर दूँ जिसकी वजह से मैं लोकोमोशन भी कर पा रहा हूँ, देखो मूव कर पा रहा हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ, ये भी मूवमेंट है। ठीक है, तो मूवमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, मूवमेंट थोड़ा सा भी हो सकता है। ठीक है, और ये सारे मूवमेंट वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से नेक्स्ट पेज पे चला जाए। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, पढ़िए एक बार। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम बात करें, जैसे मान लो मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल स्केल की बात हो रही है। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें लिखूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स, जैसे मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लड के साथ मूव कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, मान लो आयंस हैं, ठीक है, इसके अलावा हॉर्मोन्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये सब भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आप ये नहीं देख सकते कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कैसे मूव कर रहा है ना। ग्लूकोज बहुत स्मॉल साइज का है, वो ब्लड के अंदर मूव कर रहे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं ब्लड के साथ, वो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। जैसे आप माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोपी करके भले देख सकते हो, बट अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट मूवमेंट तो वो भी है।
छोटे स्तर का है या स्मॉल स्केल का है, बट स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट ओनली, राइट, वो भी मूवमेंट है। ठीक है, तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल स्केल्स के मूवमेंट में आप लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड समझते हो, अमाइनो एसिड हमारे खाने में हमें को मिलता है, और ये अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने की वजह से बनता है प्रोटीन। ठीक है, उनके जुड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बनाता है। इसके अलावा प्रोटीन से और भी बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जिनसे हमारी बॉडी के रिएक्शंस चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक, तो ये सब ब्लड में घूम रहा है, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा हो सकता है हॉर्मोन्स, ठीक है, हो सकता है गैसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये सब। ठीक है, इन ब्लड, ये सब कहाँ मूव कर रहे हैं, ब्लड के अंदर रहकर मूव कर रहे हैं। और ये क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है, दैट्स वाई आई विल से कि ये कैसा मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, स्मॉल स्केल का मूवमेंट हुआ। ठीक है, और आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ये नेकेड आइज से इनविजिबल है। ठीक है, ओके, चलिए आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, ये पढ़ते हैं। इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये मूवमेंट ज़रूरी है लाइफ के लिए? आपको क्या लगता है, ये मूवमेंट ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज जब हो रहा है तो वो जो ग्लूकोज है वो पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, डिफरेंट सेल्स में जा रहा है, वहाँ जाकर वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान लो, इमेजिन करो कि अगर वो ग्लूकोज मूव नहीं करता तो क्या एनर्जी मिल पाती? नहीं मिल पाती, और बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर पाते, और हो सकता था कि वो इंसान जिसके पास ग्लूकोज की कमी हो वो ग्लूकोज की कमी से मर भी सकता है। ठीक है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ग्लूकोज होना चाहिए। सिमिलरली अमाइनो एसिड भी बॉडी को बिल्ड करेगा, बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, उसका होना भी ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा हार्मोन्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हार्मोन्स निकलते हैं और वहाँ से ये ब्लड के अंदर घुसकर अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। जब आप हार्मोन्स के टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ और क्लियर होगा। ठीक है, तो हार्मोन्स भी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा, ठीक है, अफेक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आप कंसंट्रेशन मेंटेन करना चाह रहे हो, या फिर बॉडी के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो वहाँ हार्मोन्स भी हमारे बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो गैसेज हैं, जिसकी मैंने बात की, ऑक्सीजन की बात की, CO2 की बात की, अब आप सबको पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन का भी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। ठीक, तो इसलिए पूछ रहा है एनसीईआरटी, क्या ये मूवमेंट ज़रूरी है? तो आप क्या बोलोगे, हाँ कि ना? तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, यस यस, इसका होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर एक पॉइंट और एनसीईआरटी कहती है, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। मतलब कह रहा है कि पहले आप इसको ऐसे समझो कि अगर किसी चीज़ के अंदर ये इस प्रकार का मॉलिकुलर मूवमेंट हो रहा है, मान लो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज मूव कर रहा है, अमाइनो एसिड मूव कर रहा है, हार्मोन्स मूव कर रहा है, तो मेरी बॉडी जिंदा है। बट अगर किसी, मान लो मेरी बॉडी के अंदर ये मूव नहीं करेगा तो मेरी बॉडी जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है, वायरस में ऐसा क्या होता है? क्या वायरस जिंदा है या मरा हुआ है या फिर नॉन लिविंग, ऐसा बोल सकते हो? क्या वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है? तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वायरस लिविंग के अंदर आना चाहिए, कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, ये नॉन लिविंग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या निकाला गया इस कंट्रोवर्सी का? तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि वायरस पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है और वो पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं है, वो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस जो होता है, जब तक वो बॉडी के बाहर रहता है, जब तक वो मान लो मेरे बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया। आप एक एग्जांपल ले सकते हो वायरस का, जैसे आपने वायरस का नाम सुना ही होगा, कुछ दिन बहुत उत्पात मचाया था उस वायरस ने, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की। तो 2019 में पहली बार ये वायरस दुनिया में देखा गया था। ये म्यूटेटेड वायरस था जिसका नाम था कोरोना वायरस या कोविड। ठीक है, तो कोविड-19 या कोरोना वायरस 2020 में ये इंडिया में आ जाता है और इंडिया में और भी बहुत लोगों को परेशान करता है, बहुत सारी डेथ उसकी वजह से होती है, राइट। लेकिन जब तक ये वायरस हवा में रहता है, मतलब बॉडी के बाहर रहता है, तब तक ये लिविंग के रूप में बिहेव नहीं करता, तब तक ये नॉन लिविंग चीज़ के रूप में बिहेव करता है। लेकिन एज सुन एज इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी, नाक के थ्रू मान लो या माउथ के थ्रू, ये हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाएगा,
मतलब बॉडी के अंदर आते ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग चीज़ के रूप में रहता है। मतलब कभी कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है और कभी कभी ये लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वायरस ना पूरी तरह से लिविंग है और ना ही वो पूरी तरह से नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच में है, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है, ये पढ़िए। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट। ये मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है, कब? अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब तक ये किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे, जब तक ये मेरे सेल के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में काम नहीं करेगा, तब तक ये नॉन लिविंग के रूप में ही काम करता रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी। इसी कारण से हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। कंट्रोवर्सी क्या बताती है? कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये दिखा रही है हमें कि हम क्लियरली ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लिविंग है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो सभी लोगों को मीटिंग बुलाई गई, बैठाया गया और बोला गया भैया ना ये लिविंग है और ना ये नॉन लिविंग है, दोनों के बीच का है, ठीक है। इसको इंटरमीडिएट मान लो, ठीक है। तो यही सब है। तो आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर लोगे कि वायरसेस are neither completely living nor completely non-living, ठीक है। ना ये पूरी तरह से लिविंग है, ना ये पूरी तरह से नॉन लिविंग है, दोनों के बीच का है, ठीक है। तो एक काम करिए, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप सिंपल क्या करो, कॉपी कर लो। पहले मैं वीडियो को आप पॉज कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको कॉपी कर लो। कर लिया? ठीक है। तो चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स क्या है? मतलब क्या कैरेक्टर, क्या क्या खासियत होगी किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी वजह से वो लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग कहलाने के लिए उसको क्या कैरेक्टर्स उसके पास होने चाहिए, तो आइए स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बहुत सिंपल सा इसको लिख रखा है निमोनिक या ट्रिक के रूप में, एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी आप बोलेंगे, एनसीईआरटी तो मेरी किताब का नाम है, तो एनसीईआरटी आपकी किताब का नाम भी है और इस ट्रिक का भी नाम है। तो एनसीईआरटी को याद करने में कोई अलग से आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही एक ट्रिक बन जाएगा। तो आइए देखिए क्या क्या वो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या क्या है। आइए देखिए, एन मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे चीज़, ऐसे बोल सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा हो, ठीक है। ऐसी चीज़ जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा हो उसको मैं लिविंग बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये पेन ही है, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जिस की ज़रूरत जिसको पड़ती है, ठीक है, जिस चीज़ को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है उसको मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूँ। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कुछ खाना खाया, तो खाना खाया तो वो खाना आपकी बॉडी में जाकर पचेगा, डाइजेस्ट होगा और उससे कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो खाना खाते हो उससे आपकी बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर आपको चोट लगी है तो उसका रिपेयर भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो होता है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ मिला जुला कर क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है सब, ठीक है। अगर आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है और ये कैरेक्टर है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिमिलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल का मतलब है, जैसे मेरा दिमाग अभी काम कर रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो दिमाग है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इस हाथ को ऐसे मूव कराओ, इस हाथ को ऐसे मूव कराओ, ऐसे ऐसे मूव कराओ। तो ये हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब मेरे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स भी होंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे अंदर गुस्सा वाला हार्मोन निकल रहा होगा, अगर मेरे अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है तो मेरे पास स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा वाला हार्मोन निकल रहा होगा,
तो अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के मूड को भी कंट्रोल करते हैं और बॉडी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो हमारा दिमाग, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हॉर्मोन्स, जो कि केमिकल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल अभी बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि क्या टाइप्स होंगे, तो आइए उसको लिख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके दो टाइप्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? तो एक टाइप हो जाएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और दूसरा टाइप हो जाएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो दो प्रकार का यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल है। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल तो आप सीख लिए, कंट्रोल बॉडी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अब इमेजिन करो कि आपके पीछे एक खतरनाक कुत्ता है, वो आपको दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं। तो आपके पीछे एक खतरनाक कुत्ता है जो आपको दौड़ाया जा रहा है और आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक है, आसपास कोई नहीं है, सुनसान सड़क है, वहाँ आप दौड़ रहे हैं, पीछे कुत्ता है। ठीक है, अब देखो, जब कुत्ता आपको दौड़ा रहा है तो उस वक्त आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। और एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? जैसे मान लो जब कुत्ता दौड़ा रहा है तो पैर के जो मसल्स हैं, पैर की जो हड्डियां हैं, ठीक है, पैर के मसल्स मतलब मस्कुलर सिस्टम, पैर की हड्डियां मतलब स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, हमारा जो दिमाग है वो भी काम कर रहा होगा उस वक्त, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही हमारा हार्ट, उस वक्त हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होगी। ठीक है, कहीं कुत्ता काट ना ले, ठीक, तो हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होगी, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही सांस भी बहुत तेज चल रही होगी, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब सारे सिस्टम्स मिलकर एक साथ काम कर रहे होंगे उस वक्त। ठीक है, जब सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं, देन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना या फिर कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल का मतलब हो गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करना है, और कोऑर्डिनेशन मतलब उनको मिला जुला कर काम कराना है। तो अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ सारे पार्ट्स को मिला जुला कर एक साथ एक काम करेगा, और वो काम ये है कि कुत्ते से बच के भागना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझे? तो मिलजुल कर काम करना। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरल कंट्रोल है, इसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर मिलेगा आपको हॉर्मोन्स। ठीक है, जैसे हॉर्मोन्स का एग्जाम्पल आपने एक दो एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जैसे इंसुलिन, कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे ADH। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी काम नहीं उतना, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ओके, तो इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ठीक है, ऐसे ही ADH जो होता है ये बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी काम नहीं है। चलो, ये हो गया फर्स्ट, न्यूट्रिशन। सेकंड हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड पर चलते हैं, एक्सक्रीशन। अब आपने कुछ अगर खाया है तो उसको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो निकालने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो निकलता है, यूरिन निकलता है, या फीकल मैटर, फीकल मैटर किसको बोलते हैं? पॉटी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया है। ठीक है, तो रिमूवल को हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? से यूरिया। और भी होते हैं, अभी इतना काफ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पायरेशन, NCER, आर से रेस्पायरेशन। अब देखो रेस्पायरेशन क्या है? जैसे मैंने सांस अंदर लिया, दिस इज ब्रीदिंग, मैंने सांस अंदर लिया, ब्रीदिंग हुआ। अब ये सांस अंदर जाकर सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाके एल्वेलाई में जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा। सब आगे पढ़ोगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, बस सुन लो ऐसे ही। तो ये लंग्स में होने के बाद ये ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड से होता हुआ ये बॉडी के डिफरेंट सेल में चला जाता है, और सेल में जाकर, सेल के अंदर जाकर ये ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, सेल के पास ग्लूकोज कहाँ से आया होगा? न्यूट्रिशन से आया होगा।
ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा जब रेस्पिरेशन का टॉपिक आएगा, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू अंदर लिए वो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड से होते हुए वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चला जाएगा, और सेल्स में जाने के बाद वहाँ से वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो अभी के लिए रेस्पिरेशन के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो, हालांकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, कि breakdown of food to release एनर्जी। आप बोलोगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो डाइजेशन है, तो बिल्कुल है, डाइजेशन में भी ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में तब आपको और क्लियर होगा, अभी बस अभी के लिए इतना कर लो कि रेस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होता है फूड का, लेकिन एनर्जी निकलती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो, लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट वाले पर। लास्ट वाला है ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। प्लांट की बात करो तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वेस्कुलर बंडल से होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को प्लांट्स के हिसाब से बताऊं, इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में दो टाइप्स का है, एक है जाइलम के थ्रू, ठीक है, जाइलम, और एक है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, ये भी आप पढ़ोगे आगे, एनिमल्स में ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हार्ट करवाता है। इसमें हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जाइलम क्या करेगा, तो जाइलम जो होता है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, तो एक बार इसको सारा कुछ लिख लो, ये यही पूरा अपना चैप्टर है। ठीक है, एक एक करके सारे को पढ़ना है, पहले न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर ये, तो ये लंबा जाएगा। अभी तो मैंने बस आपको एक बेसिक एक आइडिया दिया है कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करो, कर लिया, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, या मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारे रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे मान लो हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और फिर एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में लगातार नया आ रहा है, वो टूट रहा है, और उसके टूटने से हमेशा कुछ ना कुछ लगातार नया बन भी रहा है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ टूटता है और कुछ बनता रहता है। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शंस को मिला जुला कर हम क्या बोलते हैं, इन सभी रिएक्शंस को मिला जुला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जाए मेटाबॉलिज्म के बारे में। मैं दो शब्द लिखूंगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, लिखेंगे द सम टोटल, सम टोटल मतलब सब कुछ मिला जुला कर, सब कुछ जोड़ कर, ऐड करके, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, और या फिर आप बोल सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस इनसाइड द, इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन सबको मिला जुला कर, जो सारा कुछ मिला जुला कर जो प्रोसेस कहलाता है उसको क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि मेटाबॉलिज्म के टाइप्स, या से बोल दो कि मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। मेटाबॉलिज्म, ऐसे लिख लो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज ऑफ टू टाइप्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या क्या हैं, तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें कुछ, जिसमें कुछ टूट रहा होता है। ठीक है, तो जब कोई चीज टूट रही होती है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और अगर कोई चीज बन रही है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। चलो, तो एक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म, और एक लिख लेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन यानी एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब देखो, कैटा मतलब काट रहे हैं हम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ टूट रहा है, और टूट रहा है तो वहां से कुछ नया बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे किया जाए। आइए नेक्स्ट पेज पर लिखा जाए, इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट लिखेंगे कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट किया जाए, लिखेंगे कि व्हेन ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन। मान लो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसको बोलोगे आप? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब है जो बहुत सारी चीज़ों मिलके बना है, या बड़े साइज का सब्सटेंस है। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ एक साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब आप तोड़ोगे स्मॉल स्मॉल पार्ट में, तो आपको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म a number of a number of simple simple substances। तो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस मिलेंगे। ठीक, विथ, साथ में लिख लो, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। साथ में क्या होगा, एनर्जी भी बाहर निकलती है। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाहर निकलती है, देन इट इज कॉल्ड, तब आप उसको बोलोगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तब इसका नाम रखाएगा कैटाबॉलिज्म। अच्छा, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? तो कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन, जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, रेस्पायरेशन एग्जाम्पल, रेस्पायरेशन। जब हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो ये बात और भी अच्छे से क्लिक करेगी उस वक्त कि रेस्पायरेशन में एग्जैक्टली क्या ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, और उससे एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है। बस सुन लो अभी के लिए, जब समय आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पायरेशन। ऐसे ही जब हम एनाबॉलिज्म की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा इस बार। क्या उल्टा होगा? तो आपने पढ़ लिया यहाँ पर ऊपर जो लिखा था, है ना, तो इसका उल्टा कर दो। जैसे मैंने क्या लिखा है, मैंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन। इस बार क्या होगा, इस बार जब बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस एक साथ ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे, तब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स टूट रहा था तो सिंपल बन रहा था, इस बार उल्टा करना है, इस बार सिंपल को जोड़ जोड़ कर कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि when a when a number of simple substances join together, बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस एक साथ जुड़ जाएंगे, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो यहाँ पर बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप कुछ बनाते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब कुछ टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। समझे? तो यहाँ आप बना रहे हैं तो बनाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे? तो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इट रिक्वायर्स, ये भी लिख लो, इट रिक्वायर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख लो, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुछ बना रहे हो आप एनर्जी खर्च करके, तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट अभी सिंपल याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब आखिरी चीज, अब अगर मैं बोलूं कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू व्हाट, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों को जोड़ दो, तो आप दोनों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं? तो दोनों को जोड़ के सोचिए, गेस करिए क्या लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू, यस क्या, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म का एक बेसिक आइडिया। और ये मेटाबॉलिज्म का जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता, ठीक है। इसको आप एक बार फटाफट कॉपी कर लीजिए पॉज करके। हो गया, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल के रखे हैं, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा ढंग से, मैं एक बार थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर देता हूँ नहीं तो। जैसे कि फर्स्ट पूछ रहा है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। कह रहा है कि डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस। तो गैसेस का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है और मेरे स्किन के अंदर गैस का नंबर कम है, तो गैस मूव करके मेरे स्किन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमारी स्किन गैसेस को मूवमेंट को उतना अच्छे से अलाउ नहीं करती है। कुछ कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसे फ्रॉग की बॉडी में ऐसा होता है, ठीक है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि सिर्फ डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, आगे आप पढ़ोगे, वो होता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। वो ब्लड के द्वारा होता है और हमारा ब्लड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो पहले ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तो नाक से सांस लेनी पड़ेगी, फिर ये सांस अंदर जाएगी, फिर वो लंग्स के अंदर जाएगी, फिर वहाँ से ब्लड का कांटेक्ट होगा। इसीलिए मल्टीसेलर एनिमल्स के अंदर में ये डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमको क्या चाहिए? इसलिए हमको कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड, ये तो आपका होमवर्क ही था, वैसे मैंने लिख दिया है आपके लिए, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कोई चीज़ जिंदा है, ये किस आधार पे आप बोल सकते हो? तो हमने डिस्कस किया, बहुत सारे आधार हैं इसमें, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होने चाहिए, इसके अलावा ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, हार्मोनल, जो हार्मोनल यानी केमिकल कंट्रोल, सब कुछ मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट या बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। सब कुछ, बहुत सारी चीज़ होती है, इंटरनल पीएच, इंटरनल प्रेशर, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि आसपास के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और मेरे बॉडी का अभी कितना होगा? तो मेरे बॉडी का 25 नहीं होगा, मेरी बॉडी का 37 के आसपास होगा। अगर ये टेम्परेचर मैं बढ़ाकर 45 भी कर दूँ, तो भी मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इट इज़ ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, मतलब बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है 37 पर ही। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कर सकती है ना। ये पेन नहीं कर पाएगा। पेन को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे रखो तो 25 डिग्री इसका टेम्परेचर हो जाएगा, पेन को आप 45 पे रखो तो 45 हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी 37 पर ही रहेगी, वॉट एवर बी द टेम्परेचर। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी फीवर में वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन की पावर हमारे पास होती है, ठीक है। और ये लास्ट लाइन जो है, अभी आप अगर आपने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये एनिमल किंगडम का चीज़ है, तो आप चाहें तो अभी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, सॉरी। तो इसको आप, मैंने आपके लिए लिख दिया है, हालांकि मैं लिखने नहीं वाला था, फिर भी मैंने लिख दिया है, तो इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अगला सवाल देखो, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? बाहर से क्या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आएंगी, ठीक है। उन रॉ मटेरियल्स में हम क्या क्या बाहर से लेते हैं? जैसे हम लोग क्या क्या यहाँ से लेते हैं, देखिए, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा वी टेक वाटर,
एंड यू ऑल्सो टेक फूड। ये सब रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहे थे, देखो, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल था, है ना। कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। सी से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर सेंसिटिविटी के रूप में लिखा और कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। आर से हो जाएगा रेस्पायरेशन, और टी से ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी एक फीचर है, ठीक है। ये भी आप पढ़ोगे, इसके ऊपर भी एक सेपरेट चैप्टर है। ओके, तो ये सब थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चैप्टर के शुरुआत में चाहिए, मैंने सारे कवर किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम एक करके सारे डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे एक करके, ठीक है। तो इसके पहले, नेक्स्ट क्लास का लेक्चर देखने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, या एक बोल सकते हो कि पढ़ने का तरीका क्या है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपको क्लास प्रॉपरली करना है, एक नोटबुक बनानी है, और नोटबुक में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपरली, जब मैं आपको बोल रहा हूँ लिखने के लिए, तो आपको प्रॉपरली वहाँ पर लिखना है नोट्स को, ठीक है। ये काम कर लेने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या होमवर्क रहेगा, तो देखो, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है नंबर 1। पहला काम आपको मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स बनाने हैं। एंड सेकंड, रीड एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, जो भी पढ़ा है, ओके। चलिए फिर, ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।